नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और जैसा कि आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 जो कि 2020 में होने थे वो कोरोना वायरस की वजह से डिले होकर 23 जुलाई 2021 को शुरू हो पाए हैं और 8 अगस्त तक ये गेम्स चलेंगे। तो इन गेम्स के बारे में आजकल आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी खबरें देख रहे होंगे और बहुत सारी खबरें पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको खुद पता ही होगा कि मीराबाई चानू ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर मेडल भी जीत लिया है। तो ये सब खबरें तो आने वाले समय में आपके सामने आती रहेंगी। आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो करेंगे ओलंपिक खेलों के इतिहास के और इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी के बारे में कि क्या हमें जानकारी ओलंपिक खेलों के बारे में होनी चाहिए। ओलंपिक गेम्स जो कि आज के ओलंपिक गेम्स हैं इनको हम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहते हैं और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंशियंट टाइम में, प्राचीन टाइम में एक और ओलंपिक गेम हुआ करते थे जिनको हम एंशियंट ओलंपिक गेम्स कहते हैं, जो कि ग्रीस में हुआ करते थे। उन्हीं ओलंपिक गेम्स की तर्ज पे ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में शुरू हुए थे। तो मतलब लगभग ये 125 साल इन ओलंपिक गेम्स को शुरू हुए हो चुके हैं। तो इन गेम्स का इतिहास क्या रहा है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कैसे शुरू हुए और एंशियंट ओलंपिक गेम्स किस तरीके के गेम्स हुआ करते थे, उसमें कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेशन हुआ करता था, उनका मोटो क्या था, नए वाले ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे कि इन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन किस तरीके का रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो प्रदर्शन है वो ओलंपिक खेलों में उतना अच्छा नहीं रहा है, उतना अप टू द मार्क नहीं रहा है जितना कि हम भारत जैसे देश से उम्मीद करते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इंडिया रिप्रेजेंट करता है तो जितने मेडल हमारे पास होने चाहिए उतने नहीं हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि भारतीय खिलाड़ियों में किसी तरीके की प्रतिभा की कमी है या फिर वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है भारत के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए। देखिए, एक खिलाड़ी को इंटरनेशनल मेडल जीतने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेयर जब अपने देश के लिए मेडल जीतने के लिए जाता है तो उसके माइंड को एक मेंटल पीस चाहिए कि उसकी सिक्योरिटी हो, उसके करियर की सिक्योरिटी हो, साथ ही साथ उसको संसाधन मिलें, उतने संसाधन मिलें कि वो अपनी प्रिपरेशन को चालू रख पाए। साथ ही साथ उसको जो पॉलिटिक्स होती है, इंडिया जैसे देशों में बहुत पॉलिटिक्स होती है, आप जानते हैं कि टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता जितना कि उनको मिलना चाहिए, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बहुत सारे नेशनल खेले हुए प्लेयर आप जानते हैं कि अपने अपने प्रदेशों में दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, बेरोजगारी की वजह से, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो अब अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं वो कमज़ोर कर देती हैं एक तरीके से पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि देश के जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो उतने मेडल नहीं जीत पाते जितना कि वो जीत सकते हैं। तो इसके पीछे का कारण एक डेवलपिंग स्टेटस है अपनी कंट्री का, वो भी है, और कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। तो वो सब चीज़ें तो आप जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में और क्या रहा है। 2020 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो मैं बता ही रहा हूँ आपको, 23 जुलाई से स्टार्ट हो पाए हैं 2021 में, और टोक्यो जो जापान की राजधानी है यहाँ पे ये कंडक्ट किए जा रहे हैं। ओलंपिक गेम्स के बारे में हम एक ओवरव्यू देखें तो एंशियंट ओलंपिक गेम्स जो कि ग्रीस में हुआ करते थे, ओलंपिया नाम की एक जगह थी, शहर था, वहाँ पे शुरू हुए थे, इसीलिए इनका नाम ओलंपिक गेम्स हुआ। उसके बाद इनकी जो अंत है वो अगर देखें तो 4th सेंचुरी के अंदर जब क्रिश्चियन एरा शुरू हुआ ग्रीक अंपायर में, कैसे हुआ था मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उस समय ये ओलंपिक गेम्स जो है ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बाद 19th सेंचुरी के लास्ट टाइम पे ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, इनको बनाया गया और पुराने ओलंपिक गेम्स को ही एक तरीके से रिवाइव किया गया, जिससे नए ओलंपिक गेम्स आए, जो कि पहले ओलंपिक गेम्स 1896 में एथेंस में हुए, और उसके बाद लगातार ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं 125 सालों से। अगर बात करें वर्ल्ड वॉर के समय की, तो पहला वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो उस समय एक बार ये 1916 में नहीं हो पाए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो उस समय 1944 में भी और 1940 में भी ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए थे, बाकी हमेशा ओलंपिक गेम्स हुए हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में, धीरे धीरे करके इनके इतिहास की बात करते हैं। तो पुराना जो ग्रीक था, ग्रीस अंपायर था, जिसको हम यूनानी अंपायर भी कहते हैं हिंदी में,
उसमें ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे, तो उनका जो रीजन था, उनका जो पर्पस था, जो मोटो था, वो था अपने जो गॉड्स हैं उनको सल्यूट देना, उनको एक तरीके से वो देना, इज्जत देना, सम्मान देना। उनके जो मेन गॉड हैं जीउस स्पेशली, उनको सम्मान देने के लिए ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए जाते थे। अगर आज के ओलंपिक गेम्स की बात करें तो इसमें एथलेटिक टैलेंट को सल्यूट करने के लिए ओलंपिक गेम्स कराए जाते हैं। तो दोनों में कुछ एक तरीके से डिफरेंस है। हालांकि एंशियंट ओलंपिक गेम्स को रिवाइव करके नए ओलंपिक गेम्स बने, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ एक तरीके से अंतर है। आज के जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं वो एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इवेंट है, लेकिन जो ग्रीस में एंशियंट ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे वो उनके सिर्फ अंपायर तक सीमित थे, यूनानी अंपायर तक सीमित हुआ करते थे, और उनके जो इंटर स्टेट हुआ करते थे उनमें ही ये कंडक्ट होते थे। और उनके समय पे जो ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे ओरिजिनल ओलंपिक गेम्स में, उसमें म्यूजिक, ओरेटरी, थिएटर और कुछ गेम्स हुआ करते थे, वही कंडक्ट करते थे, सिर्फ पुरुष उसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। आज के जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं इसमें ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें पुरुष महिलाएं सब पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे सैकड़ों तरह के इवेंट होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे गेम खेले जाते हैं, बहुत सारे के सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 5 कॉन्टिनेंट, 6 कॉन्टिनेंट, यानी कि 7वां तो आप जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट हैं, उसमें से 6 कॉन्टिनेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें 5 रिंग हैं क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इन्होंने एक मान लिया है, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर बात करें एंशियंट ओलंपिक गेम्स की तो ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पहले ओलंपिक गेम्स की बात की जाए तो वो 776 बीसी का जो ओलंपिक गेम था उसको पहला ओलंपिक गेम माना जाता है, क्योंकि इससे पुराने जो ओलंपिक गेम हुए उनके कोई रूइंस मिलते नहीं हैं। तो पहला ओलंपिक गेम जो है ऑफिशियली कब माना जाता है? 776 बीसी में। ठीक, और कहाँ पे होता था? ओलंपिया नामक जगह थी। कहाँ है ओलंपिया? मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये था ग्रीस, जो एंशियंट ग्रीस था, इसकी कैपिटल है एथेंस, और यहाँ पे है ओलंपिया जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है। यहाँ पे ओलंपिया नाम का शहर था। इसको बोलते हैं पेलोपोनियन पेनिनसुला। ये वाला जो पेनिनसुला है ना, इसको पेलोपोनियन पेनिनसुला बोलते हैं। और यहाँ पे ये ओलंपिया शहर है वेस्टर्न कोस्ट पे। यहाँ पे ये गेम होते थे, हर 4 साल में एक गेम हुआ करते थे। और जो इनके गॉड हैं जीउस, उनको ऑनर देने के लिए ये एक तरीके से इस जो पूरा का पूरा इवेंट था, इसका थोड़ा नेचर जो है वो थोड़ा रिलीजियस हुआ करता था, रिलीजियस इवेंट था, क्योंकि अपने देवताओं को खुश करने के लिए ये इवेंट को कंडक्ट करवाया करते थे। अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी को जानना चाहते हैं और ग्रीक जो गॉड्स हैं वो कौन कौन से गॉड्स हैं और किस तरीके की माइथोलॉजी में ये लोग बिलीव करते हैं, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो ग्रीक पैंथियंस को एक तरीके से सल्यूट करने के लिए ये गेम होते थे। उसके बाद जो क्रिश्चियन एरा आया, क्रिश्चियन एरा कब आया? देखिए, ये ग्रीस अंपायर जो है ये काफ़ी बहुत ही पावरफुल अंपायर था। स्पेशली अगर बात करें मैसिडोनिया में जब राइज हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट का, तो उसके बाद ये जो यूनानी साम्राज्य है ये भारत तक आ गया था। आप जानते हैं झेलम नदी के किनारे तक ये आ गया था। यहाँ पे पोरुष के साथ युद्ध भी होता है। तो बहुत बड़ा अंपायर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब सिकंदर की डेथ हो जाती है उसके बाद ये अंपायर जो धीरे धीरे इसका पतन हो जाता है। फिर रोमन अंपायर जो है, रोमन अंपायर ने इसके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिया और रोमन अंपायर ने 31 बीसी में इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। अब रोमन अंपायर का भी रिलीजन जो था, पहले का रिलीजन जो कि पॉलिथिस्टिक रिलीजन था, वो ग्रीक रिलीजन के जैसा ही था। लेकिन बाद में समय बदला, धीरे धीरे करके 4th सेंचुरी आते आते यहाँ पे रोमन एम्परर ने क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन बना लिया। तो क्रिश्चियनिटी को जब उन्होंने अपना रिलीजन बना लिया तो उसके बाद जो 4th सेंचुरी में ही ये हुआ, तो 4th सेंचुरी में एक एम्परर थे जिसका नाम था थियोडोटियस फर्स्ट। इन्होंने 394 बीसी में इन ओलंपिक गेम्स को एक तरीके से अबोलिश कर दिया, बंद करवा दिया। और क्यों करवा दिया? उनका मानना था कि ये ओलंपिक गेम जो हैं ये ग्रीक कल्चर को, ग्रीक माइथोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। एक तरीके से ऑब्वियसली थे ही, इनकी रिलीजियस नेचर थी। तो ये मानते थे कि ये क्रिश्चियनिटी को एक तरीके से खतरा है, ये क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे प्रमोट करना चाहते थे। तो जो भी ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड इवेंट थे उनको धीरे धीरे करके बंद करवाया जा रहा था। तो 394 बीसी में पूरी तरीके से ये जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स हैं ये पूरी तरीके से बंद हो गए, और फिर आने वाले लंबे समय तक इनका कोई भी एक तरीके से यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे। जाके 19th सेंचुरी में रिवाइव हो पाया।
तो शुरुआती जो ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे उसमें बहुत कम इवेंट होते थे, उसमें अब मैंने आपको बताया म्यूजिक वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। धीरे धीरे करके स्पार्टा और ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। तो युद्ध कलाएँ, भागना, रनिंग वगैरह, रनिंग, जंपिंग, स्पीयर थ्रोइंग, जोवेनाइलिंग थ्रोइंग, रेसलिंग, ये सब इवेंट्स भी इन जो ओलंपिक गेम्स में उसमें ऐड करे गए। तो धीरे धीरे करके ये इवेंट जो है वो और बड़ा बनता चला गया। हालांकि इसमें सिर्फ पुरुषों को अलाउ था कंपीट करना, महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। तो इस तरीके से ओलंपिक गेम्स, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स चलते थे। लेकिन बाद में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कैसे शुरू हुए? ये शुरू होते हैं 1896 में। हालांकि जो ओरिजिनल ओलंपिक गेम्स थे, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, उसी की तर्ज पे इनको शुरू किया गया, उन्हीं को रिवाइव करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इनका जो तरीका है, इनका जो मोटो है, इनके जो पर्पज़ हैं, वो कोई रिलीजियस नहीं है, उसमें एथलेटिक पर्पज़ है। एथलेटिक एक तरीके से जो स्पोर्ट्स को एक तरीके से प्रमोट करना और सभी देशों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उनको एक तरीके से एक दूसरे से compete करवाना है। तो इसका जो श्रेय है किस व्यक्ति को जाता है, वो हैं पीएस डी कोबर्टाइन। ये देखिए फ्रेंच नाम है तो मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ तो माफ़ कीजिएगा। पीएस डी कोबर्टाइन जो हैं, इनका जन्म होता है 1863 में और 1937 में इनकी डेथ होती है। तो इन्होंने अपने जीवन पीरियड में, जीवन काल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर दिया और वो है ओलंपिक गेम्स को फिर से रिवाइव करने का काम इन्होंने किया। तो ये फ्रांस से थे और इनका मकसद था कि ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम है फ्रांस का, इसको हमें थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए और उसमें स्पोर्ट्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ये एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह को पढ़ते थे, चीज़ों को देखते थे। तो इनको ये बात पता थी कि ये जो ग्रीक लोग थे ये इस तरीके का इवेंट कंडक्ट करवाते थे 4 साल में, तो ऐसा इवेंट हमें भी करवाना चाहिए ताकि हम एक तरीके से माइंड और बॉडी के अंदर एक बैलेंस को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएँ। तो हालांकि ग्रीक लोग जो थे उन्होंने भी कोशिश करी थी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कि हम हमारे पुराने एंशिएंट कल्चर को, एंशिएंट जो ओलंपिक गेम्स हैं उनको फिर से रिवाइव करें, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पीएस डी कोबर्टाइन इसमें सक्सेसफुल हो पाए। और कैसे हो पाए? 16 जून 1894 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें 9 देशों के डेलीगेट्स आए थे, जिसमें बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस, इटली, रशिया, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स थे। इन्होंने ये मीटिंग अटेंड की और पीएस डी कोबर्टाइन ने यहाँ पे रिवाइवल ऑफ ओलंपिक गेम्स की बात की कि ओलंपिक गेम्स को हमें फिर से रिवाइव करना चाहिए और हमें एक ऐसा ग्लोबल इवेंट करना चाहिए, इससे क्या है एक देशों के बीच में भी एक तरीके से अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश हो पाएगा और हम compete कर पाएंगे, बहुत अच्छा इवेंट होगा। तो यहाँ पे इन सभी देशों ने इनको सपोर्ट किया, 9 के 9 देशों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमें ऐसा करना चाहिए। उसके बाद कोबर्टाइन चाहते थे कि पहला ओलंपिक गेम फ्रांस में हो, लेकिन ऐसा नहीं। बाकी सब देशों ने कहा कि देखिए हम ग्रीक के जो कल्चर है उसको, जो ग्रीक ओलंपिक गेम्स हैं ओलंपिक गेम ही रख रहे हैं, तो हम उनको सम्मान देने के लिए पहला ओलंपिक गेम जो है वो एथेंस में रखेंगे। तो पहला ओलंपिक गेम एथेंस में हुआ 1896 में। इसमें सारे देश आए, 13 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हर 4 साल में हम शहर बदल लेंगे, नया शहर में हम ओलंपिक गेम्स कराएंगे और हर 4 साल में हम ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें हुई। अब हम फैक्ट्स जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ओलंपिक गेम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज को थोड़ा इंप्रूव करते हैं यहाँ पे। तो पीएस डी कोबर्टाइन को यहाँ पे फाउंडर कहा जाता है ओलंपिक गेम्स का। उसके बाद आप जानते हैं ओलंपिक गेम्स का फ्लैग, ये वाला जो झंडा है ये ओलंपिक गेम्स का है। इसमें वाइट बैकग्राउंड और 5 रिंग लगी हुई है। ये 5 रिंग किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये करती हैं 5 कॉन्टिनेंट को, 5 कॉन्टिनेंट को। ठीक है, आप जानते हैं कि कॉन्टिनेंट 5 नहीं 7 हैं, जिसमें एक तो आप जानते हैं अंटार्कटिका है जो कि नो मैन लैंड है, तो उसको तो कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ हो नहीं सकता, तो उसका तो हो ही नहीं सकता। तो 6 कॉन्टिनेंट बचे, जिसमें से 2 तो एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक ही कॉन्टिनेंट की तरह देखा गया है और इन 5 रिंग को एक तरीके से इंटरकनेक्शन बताया गया है इन ओलंपिक गेम्स के बीच में। तो 5 रिंग अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ब्लू रिंग है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करती है, येलो रिंग है ये हमारे एशिया को रिप्रेजेंट करती है, ब्लैक रिंग है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन रिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती है और रेड रिंग जो है ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट को ये रिप्रेजेंट करती है। तो ये इसकी रिंग है, 5 कॉन्टिनेंट की फ्रेंडशिप को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक का मोटो क्या है?
देखिए ओलंपिक का पहले मोटो था, उसको 2020 में रिवाइज किया गया है, अब अलग हो गया है। पहले क्या था, CTS LTS फोर्टियस, ये लैटिन शब्द हैं जिनका मतलब होता है फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। ये इसका पहले मोटो हुआ करता था। अब 2020 में इसको कर दिया है CTS LTS फोर्टियस तो है ही, उसके आगे कम्युनिटियर, कम्युनिटियर मतलब होता है टुगेदर। तो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर, ये इसका मोटो है कि सभी, मतलब ये एक तरीके से टैगलाइन है, थीम है, इसका सेंट्रल आइडिया है मॉडल ओलंपिक गेम्स का। ठीक है, तो ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और कौन सा देश ना, कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सी रिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद होस्ट की बात करते हैं। जैसे अभी टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं 2020 के, तो टोक्यो का जो एक तरीके से होस्ट मिला है टोक्यो को, वो शहर को मिला है कि देश को मिला है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ओलंपिक गेम्स में जब भी किसी सिटी को, किसी भी देश को ओलंपिक गेम्स की होस्ट दिया जाता है, तो वो किसी देश को ना देके एक शहर को दिया जाता है। उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसकी कैपेसिटी को देखा जाता है कि क्या इस शहर के अंदर ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट किया जा सकता है, क्या यहाँ पे इतनी अच्छी प्रिपरेशन है, क्या इस तरीके का इन्वायरमेंट है जिस जो रिक्वायरमेंट होती है ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट कराने के लिए। तो टोक्यो में ये अब की बार हो रहे हैं, दूसरी बार हो रहे हैं। तो IOC, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी जो है, वो डिसाइड करती है कि अगली बार कहाँ पे हम ओलंपिक गेम्स करवाएंगे। तो आप बताइए अगले जो ओलंपिक गेम हैं 2024 के, वो कहाँ पे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात आती है मेडल्स की। तो आप जानते हैं 3 तरीके के मेडल होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो जो मेडल है उसकी जो मोटाई है वो होनी चाहिए 3 mm का मोटा होना चाहिए, 60 mm की उसका डायमीटर होना चाहिए। तो 60 mm तो डायमीटर होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 60 mm। और इसकी मोटाई जो है वो होनी चाहिए 3 mm। और जो गोल्ड मेडल है उसमें 9.5% तो होना चाहिए, ये सिल्वर का बना होना चाहिए। और इसके ऊपर 6 ग्राम कम से कम, यहाँ 6 ग्राम जो है उसके ऊपर गोल्ड लगा होना चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरीके से मेडल्स यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं। इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, ओलंपिक कम्युनिटी है, वही इसको डिज़ाइन करती है। ठीक है, ये मेडल्स की बात हो जाती है। अब 1996 का जो फर्स्ट ओलंपिक गेम हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया और 43 इवेंट थे इसमें compete करने के लिए। एथेंस में ये हुआ था, जो राजधानी है ग्रीस की। और जेम्स बी कॉनोली जो हैं, ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता। किसमें, हॉप स्टेप जंप में, जिसमें ऐसे रुक के भाग के और जंप लेते हैं ना, वो वाली जो दौड़ है, उसमें इन्होंने हॉप स्टेप एंड जंप में इन्होंने पहला मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेडल जीता। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन बताइए भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यहाँ पे गोल्ड मेडल क्या मतलब किसी भी तरीके का मेडल जीता भारत के लिए, वो कौन थे। गोल्ड मेडल तो एक ही आदमी ने जीता है, वो भी आप बता सकते हैं। तो एक ही इंडिविजुअल गोल्ड जीता है भारत ने, और बाकी तो हॉकी में ही जीते हैं। तो सेकंड ओलंपिक गेम्स की बात करें, इसकी कुछ खासियत है, वो क्या क्या है। दूसरा फ्रांस में हुआ था, पेरिस में 1900 में हुआ था। इसमें महिलाओं को पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी गई। तो साल 1900 का जो ओलंपिक गेम हुआ, समर ओलंपिक गेम, इसमें पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। पहले वाले में महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको अलाउ नहीं किया गया था। उसके बाद फ्रांस ने सारे के सारे गोल्ड मेडल जीत लिए इस ओलंपिक गेम में। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक देश ने ही सारे के सारे गोल्ड मेडल जीत लिए हों। पहले नंबर पे फ्रांस आया, और ये पहली बार ही हुआ, और हमेशा एक बार ही हुआ है इतिहास में। उसके बाद इंडिया ने भी 1900 के जो ओलंपिक गेम्स हैं उसी में पार्टिसिपेट किया था पहली बार। तो यहाँ पे उस समय आप जानते हैं कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ब्रिटिश इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब बात आती है विंटर ओलंपिक की। आगे हम बात करेंगे भारत के पार्टिसिपेशन की, इन सब की। विंटर ओलंपिक क्या चीज़ है भाई, अगली साल जो बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक हैं वो क्या हैं, एक ही साथ क्यों नहीं किया जाता। देखिए, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो कि ऐसी जगह पे हों, सर्दियों में ही हो सकते हैं, जैसे आइस हॉकी, जैसे जिसमें स्नो चाहिए, आइस चाहिए। ये वाले जो गेम हैं इनको इंक्लूड करना था, तो इनके लिए एक सेपरेट इवेंट बनाया गया साल 1924 में, जिसको विंटर ओलंपिक कहा गया। और ये ऐसे रखा गया कि 4 साल में ही विंटर ओलंपिक होंगे, लेकिन 2 साल के गैप से, कि अब समर ओलंपिक हुआ है तो इसके 2 साल बाद विंटर ओलंपिक होंगे, और उसके 2 साल बाद फिर समर ओलंपिक आ जाएंगे, उसके 2 साल बाद फिर विंटर ओलंपिक आ जाएंगे। तो इनके बीच में तो 4 साल का ही गैप है, लेकिन हर 2 साल के बीच में ओलंपिक गेम्स, एक बार समर एक बार विंटर, आपको अल्टरनेटिव में दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेपरेट होते हैं अल्टरनेटिव, 2 सालों में इनको कंडक्ट कराया जाता है।
इस तरीके के इवेंट्स होते हैं जिसमें आइस और बहुत ठंडे जगहों पे ही ये कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसका होस्ट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से शहर में कंडक्ट कराए जा सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से सर्दी पड़ती हो। अब बात करते हैं कि समर ओलंपिक्स में 2016 तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 के ओलंपिक गेम्स तो अभी चल रहे हैं और उसमें अभी पूरी की पूरी मेडल लिस्ट आएगी, तब आप उसमें अपडेट कर लेना कि कितने मेडल किसने जीते। लेकिन 2016 तक अगर 1896 से 2016 तक आए तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने। अमेरिका ने जीते हैं 2520 मेडल। रशिया ने जीते हैं दूसरे नंबर पे 1865। पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, अब इसका नाम, क्योंककि सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया तो उसके बाद रशिया उसका लीडर निकल के आया, बाकी सारे देश अलग अलग हो गए, तो वो सारे के सारे मेडल इसी के नाम पे आते हैं 1865। तीसरे नंबर पे जर्मनी है जिसने 1681 जीते हैं। चौथे पे ग्रेट ब्रिटेन है और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें भारत आपको दिखता ही नहीं है क्योंकि भारत ने सिर्फ 29 मेडल जीते हैं। 29 मेडल बहुत कम है भारत जैसे देश के लिए, ठीक है। इतने सालों में, 125 सालों में सिर्फ हम 29 मेडल जीत पाए। उसमें भी 8 मेडल तो हमने लगातार कंसेक्यूटिव 6 मेडल जीते थे, 8 गोल्ड मेडल जीते हमने। किसमें? हॉकी में। साल 1928 से 1956 के बीच में बहुत सारे मेडल जीत रहे थे भारत में। ध्यानचंद की टीम आपको ध्यान ही होगा, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किस किस तरीके की टीम थी। देखिए, भारत के जो प्लेयर हैं और जो ओलंपिक के लीजेंड्स हैं उनकी बायोग्राफी मैं जल्द ही लेके आने वाला हूं। छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, 10-10, 12-12, 15-15 मिनट में जो भी होगा उनकी बायोग्राफी हम पढ़ेंगे कि किसने किस फील्ड में कहाँ से आया और कैसे मेडल जीते, उनका क्या स्ट्रगल रहा है, क्या उनकी लाइफ रही है, लाइफ स्टोरी। तो भारत ने अभी 29वां मेडल जीता है, मीराबाई छन्नू ने, इंक्लूड कर लिया है मैंने इसको। इससे पहले 28 ही मेडल जीते थे 2016 तक। समर ओलंपिक में टोटल मिला के 29 मेडल जीते हैं जिसमें 9 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। ठीक, तो इसमें सारे के सारे जो मेडल्स हैं उनकी मैं अब बात करता हूँ। किसने जीते? 29 मेडल जीते जिसमें 9 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारतीय प्लेयर हैं और इन्होंने भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट काम किया है, तो इनको याद कर लेते हैं कौन कौन से प्लेयर ने किस किस फील्ड में कब मेडल जीता है, सबकी बात कर लेते हैं। तो ये इंडियन हॉकी टीम, जो ग्रेट इंडियन हॉकी टीम थी, उसने 1928 से 1956 के बीच में 8 गोल्ड मेडल जीते। उसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज की भी मैं आगे आपको बात बताऊंगा। तो 8 तो गोल्ड मेडल जीते हैं जिसमें 6 इन्होंने सक्सेसिव ईयर्स में जीते हैं, लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। तो 8 तो ये जीते और 1 गोल्ड मेडल है वो जीता है अभिनव बिंद्रा ने, जो मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता था। शूटिंग में कौन से में जीता था बताइए? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था। तो ये हैं अभिनव बिंद्रा, जो एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इनकी बायोग्राफी मैं जल्दी ही आपके सामने लेके आने वाला हूँ। उसके बाद हैं भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? नॉर्मन प्रिट्चार्ड, ठीक है। ब्रिटिशर थे, भारत की तरफ से गए थे, क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी था भारत, तो ऑब्वियसली भारत की तरफ से गए थे, यहाँ से गए थे। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 200 मीटर हर्डल में, ठीक है। 200 मीटर हर्डल में जीता था, पेरिस ओलंपिक 1900 में जब भारत ने पार्टिसिपेट किया था उसी समय। फिर उसके बाद भारत की हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता 1960 में रोम में। सिल्वर मेडल की बात चल रही है क्योंकि गोल्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि मंत्री भी रहे हैं भारत में पिछले सालों में, आपको ध्यान होगा, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था एथेंस ओलंपिक 2004 में। तो एथेंस में दूसरे ओलंपिक गेम्स 2004 में हुए, 1896 के बाद, इतने 100 सालों बाद इनका नंबर आया है, 108 साल बाद नंबर आया है। तो बहुत कम देश हैं जिनमें 2-2 बार ओलंपिक गेम्स हुए हैं, जैसे टोक्यो में दूसरी बार हो रहे हैं, बीजिंग में होंगे उसके कुछ समय में, और उसके अलावा एथेंस में हुए हैं, पेरिस में हुए हैं। तो बहुत कम देशों में ही 2-2 बार ओलंपिक गेम्स हुए हैं। विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है लंदन ओलंपिक 2012 में। किसमें? शूटिंग में। तो शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल काफ़ी सारे मेडल मिले हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं, कुश्ती में जीते हैं। सुशील कुमार आप जानते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहे थे अभी, उनके ऊपर हत्या का आरोप है और वो जेल में है अभी। इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है 2012 में, और उससे पहले 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, रेसलिंग में जीता था, आप जानते हैं। पीवी सिंधु जो हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स में, 2000 पिछला जो 2016 का ओलंपिक हुआ था उसी में जीता। मीराबाई चन्नू ने अभी 2020 में, आप जानते हैं, 49 किलो वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और अभी ये लिस्ट आगे अपडेट होती रहेगी। आप जानते हैं कि होपफुली इंडिया अब की बार और अच्छा प्रदर्शन करेगा। पिछले कुछ सालों में भारत का प्रदर्शन जो है वो थोड़ा सुधरा तो है, लेकिन और गुंजाइश है और अच्छा करेंगे। हम देखते हैं कितना अच्छा कर पाते हैं इस साल।
ब्रॉन्ज में 12 मेडल जीते हैं, जिसमें इंडियन हॉकी टीम ने 2 बार जीते हैं, 1968 और 1972 में। तो आप देख रहे हैं भारत की हॉकी टीम ने 2 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और उसके अलावा 8 मेडल गोल्ड जीते हैं। तो कितने हो गए? 11 मेडल तो इंडिया की हॉकी टीम ने जीते हैं 29 में से। फिर केडी जाधव, इनको भुला दिया जाता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, भारतीय थे ये पहले जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 के ओलंपिक गेम्स में जो हेलेस्की में हुए थे। इसमें इन्होंने रेसलिंग में 1952 में मेडल जीता था। फिर लिएंडर पेस ने जीता 1996 के अटलांटा ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने मेंस सिंगल टेनिस में, आप जानते हैं। उसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था 54 किलो वेट लिफ्टिंग में, जो कि सिडनी ओलंपिक 2000 के टाइम की बात है। विजेंद्र सिंह ने 2008 में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल बीजिंग ओलंपिक्स में। सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ये उसी सेम ईयर की बात है। उसके बाद अगले साल सुशील कुमार ने अगले ओलंपिक्स में फिर से सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया। फिर गगन नारंग है, इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटिंग में लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अगले बार जब 2008 में जीता था, आप जानते हैं, गोल्ड मेडल 10 मीटर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने, और अगली बार गगन नारंग इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए। उसके बाद मैरी कॉम की बात करते हैं। मैरी कॉम में ने बहुत सारे एशियन गेम्स में और बहुत इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, इनका आप जानते हैं सब, और इनके ऊपर इनकी बायोपिक भी बन चुकी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था, आप जानते ही हैं इनको। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्लाई वेट बॉक्सिंग में लंदन ओलंपिक 2012 में। योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस 60 kg रेसलिंग में लंदन ओलंपिक 2012 में। साइना नेहवाल ने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता सिंगल बैडमिंटन में लंदन ओलंपिक में। उसके अलावा साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 58 kg रेसलिंग में रियो ओलंपिक 2016 में, उसी समय जब पीवी सिंधु ने जीता था, उनके साथ ही जीता था। तो ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने भारत के तिरंगे को ओलंपिक गेम्स में ऊंचा किया है, सम्मान दिया है। तो आप ये जानते हैं मैरी कॉम, पीवी सिंधु, विजेंद्र सिंह, ये हैं अभी मीराबाई छन्नू, और ये हैं सुशील कुमार, ये अभिनव बिंद्रा, ये साक्षी मलिक, ये हैं हमारे, ये क्या नाम है इनका, नाम भूल गया मैं, सॉरी, केडी जाधव, और उसके बाद ये हैं गगन नारंग। ठीक है, तो इन सभी ने भारत को बहुत ही सारे मेडल यहाँ पे दिलाए हैं। बाकी ज़्यादा मेडल तो भारत जीत नहीं पाया है, लेकिन ये व्यक्ति ओलंपिक लीजेंड्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिनको कहा जाता है मिस्टर स्विमर माइकल फेल्प्स, जिनको सुपरमैन कहा जाता है, जो मतलब ओलंपिक के इतिहास में सबसे बड़े लेजेंड माने जाते हैं। इनसे ज़्यादा मेडल किसी ने जीते नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में 28 मेडल जीते हैं। 28 में से तो 23 तो गोल्ड मेडल जीते हैं। देखिए 28 मेडल, अगर 2016 तक देखें तो भारत ने टोटल मिला के 28 मेडल जीते थे, 29वां मेडल अब जीता है, और इन्होंने अकेले 28 मेडल जीत लिए, जिसमें 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे बड़े ग्रेट लीजेंड इनको माना जाता है, मिस्टर स्विमर को। इनको बॉल्टीमोर बुलेट भी कहा जाता है, क्योंकि बॉल्टीमोर में इनका जन्म हुआ। इनकी बायोग्राफी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो और बात करते हैं लारिसा लातनियानीना की। देखो बहुत सारे ओलंपिक लेजेंड्स है, बहुत सारे लोगों की बात करने वाले हैं हाल समय में, लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल मिला के इन्होंने 18 मेडल जीते हैं अपने करियर में। ये जिम्नास्टिक थी सोवियत यूनियन की, सोवियत यूनियन हुआ करता था तब, तो 1956 से 1964 के बीच में इन्होंने यहाँ पे 18 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो सोवियत यूनियन 1991 में टूटा है, उससे पहले ये यहाँ पे सोवियत यूनियन की प्लेयर हुआ करती थी जिम्नास्टिक में, और 18 मेडल जीतना, देखिए दूसरे नंबर पे इन्हीं का नाम आता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे प्लेयर हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं उसेन बोल्ट की। ये भी बहुत ही महान प्लेयर हैं, अब ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं 2008, 2012, 2016 में। 100 मीटर और 200 मीटर में तीनों बार लगातार इन्होंने 2-2 मेडल जीते हैं गोल्ड। तो 6 तो वो हो गए, और 2 मेडल इन्होंने जीते हैं जो 100 x 400 में, 100 x 4 में जो रेसिंग होती है उसमें इन्होंने 2 मेडल उसमें जीते हैं। तो ये मेडल उसेन बोल्ट ने जीते हैं। इनको फास्टेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। तो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड भी है जो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। फास्टेस्ट जो इनकी स्पीड है उसको भी नहीं तोड़ पाया, 27 पॉइंट समथिंग है इनकी स्पीड, जो फास्टेस्ट इन्होंने रन किया था 2008 के ओलंपिक गेमों में, खेलों में। तो ये हैं, और इसके बाद आने वाले समय में इनकी हम बायोग्राफी भी लेके आने वाले हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। जो भी भारत का प्रदर्शन रहेगा उसके बारे में एक फाइनल वीडियो भी हम लेके आएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आने वाले समय में आप इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।